Everyone. In this lecture, we will be continuing from our previous lecture and we will be moving forward with our new topic, that is ethics in private and public relationship. Now, what is public life and what is private life? ये बहुत बेसिक है, आई होप कि आपको ये पता होगा. Public life are those aspects of social life which are occurring in public, encompassing relationships, interactions, and network with society at large. And what is private life? These are personal relationships, interests, and activities distinct from public or professional life. That is, for example, relationship with your family or the relationship with your friends. अब एथिक्स को हम प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में कुछ पैरामीटर्स में देख सकते हैं. फर्स्टली ये वेयर तो हमने समझ लिया है. अब एथिकल फ्रेमवर्क. व्हाट इज द फ्रेमवर्क विच नरेट्स द एथिकल एस्पेक्ट्स इन दीज रिलेशनशिप्स. प्राइवेट में इट इज़ मोस्टली फैमिली नॉर्म्स या कस्टम्स जो हमें बताते हैं कि ट्रस्ट करना है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड इस टाइप के कुछ नॉर्म्स होते हैं जो हमारे कस्टम्स में होते हैं, कल्चर में होते हैं, रिलीजन में होते हैं. तो दे आर बेसिकली द एथिकल फ्रेमवर्क हेयर. पब्लिक रिलेशन में जनरली ये काम डेडिकेटेड रूल्स, रेगुलेशन, लॉस करते हैं. जैसे कि कोई सा एक्ट है तो ये एथिकल फ्रेमवर्क पब्लिक रिलेशनशिप में इज सेट बाय द पीपल, है ना. लॉ मेकिंग होती है इसमें काइंड ऑफ. देन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? अगर यू आर बीइंग अनएथिकल इन प्राइवेट रिलेशनशिप तो ये जो भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं दे आर लिमिटेड टू योर प्राइवेट लाइफ और दे आर लिमिटेड टू योर इमीडिएट सर्कल. अब इसमें क्या है, जैसे आप एथिकल नहीं हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं अच्छे से, तो इफ़ यू विल फेल देन यू एंड सम ऑफ योर द क्लोजेस्ट वन, बस इन्हीं लोगों को बुरा लगेगा, यही लोग इम्पैक्ट होंगे. उसके ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस बड़े लेवल पे नहीं होंगे. बट अगर इन पब्लिक रिलेशनशिप अगर यहाँ एथिक्स में आप फेल करेंगे तो वाइडर पब्लिक इम्पैक्ट होगा. जैसे इफ वो डीएम इज अनएथिकल, है ना, तो अब ये जो पब्लिक रिलेशनशिप में चीज़ें ख़राब करेगा तो उसका इम्पैक्ट भी पूरे पूरे डिस्ट्रिक्ट पे होगा, बहुत नंबर ऑफ पीपल पे होगा. तो इम्पैक्ट बड़ा होता है, कॉन्सिक्वेंसेस बड़े होते हैं. फिर एनफोर्समेंट कहाँ से आता है? प्राइवेट में ऑब्वियसली मोस्टली ये वॉलेंट्री खुद से ही आता है. पब्लिक में इट इज़ ऑब्वियसली एक्सटर्नली इम्पोज. जहाँ पे भी कोई रूल्स हैं, कोई लॉ मेकिंग इंस्टीट्यूशन है, तो वहाँ पे एक इम्पोजिंग इंस्टीट्यूशन भी हो गई होगा. फॉर्मेलिटी ऑब्वियसली लेस इन प्राइवेट एंड मोर इन पब्लिक. देन एसेंस, यहाँ पे ह्यूमन इमोशंस इज द एसेंस, यहाँ पे सोसाइटल गुड इज द एसेंस. ठीक है, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सब हेडिंग विच इज ethics in public life. अब public life में you should have, these are the keywords: dignity and compassion, selflessness, integrity, openness, leadership, objectivity, honesty, accountability. selflessness कैसे कि आपके लिए आपकी ड्यूटी या आपका जो भी काम है दैट इज बिगर, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन योर ओन प्राइवेट लाइफ. फॉर एग्जाम्पल एक सोल्जर है, उनकी भी फैमिली होती है, उनका भी घर होता है, बट वो अपनी ड्यूटी या अपनी सर्विस को अपनी प्राइवेट लाइफ से ऊपर रखते हैं, तभी तो वो पूरा टाइम बॉर्डर पे रह के देश की रक्षा करते हैं. तो दैट इज सेल्फलेसनेस, है ना. फॉर सोल्जर इट इज नेशन ओवर हिज लाइफ. देन देर इज इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी इज बेसिकली फॉलोइंग द मॉरल प्रिंसिपल्स व्हेन नो वन इज वॉचिंग. मान लो आप रात को 12 बजे रोड पे जा रहे हो, अब वहाँ पे कोई भी ना पुलिस वाला है, ना कोई मतलब ना कोई मीडिया पर्सन है, ना कोई भी वहाँ पे मौजूद नहीं है जो आपको देख रहा हो या रिकॉर्ड कर रहा हो. अब वहाँ पे रेड लाइट हो जाती है सिग्नल में और कोई भी नहीं है, पूरी रोड खाली है. तो क्या आप सिग्नल जंप करोगे वहाँ पे? क्या विल यू जंप द सिग्नल? विल यू ब्रेक द सिग्नल? सो इंटीग्रिटी इज बेसिकली वॉट यू डू व्हेन नो वन इज वॉचिंग, है ना. दैट इज इंटीग्रिटी. बाकी जो डिग्निटी एंड कंपैशन है, ओपननेस है, लीडरशिप, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इनको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फाउंडेशनल वैल्यू फॉर सिविल सर्विसेज वाला चैप्टर डिस्कस करेंगे, टॉपिक डिस्कस करेंगे. तो एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ में भी कंपैशन होता है. ये कंपैशन वाला तो इतना इम्पॉर्टेंट है कि देयर कैन बी नो लव विदाउट कंपैशन एंड अ रिलेशन कैन नॉट सस्टेन without love. So it is one of the most important aspects of private life.
देन देर इज़ फिdelity. फिdelity इज़ बेसिकली लॉयल्टी. ये नहीं होगा तो यू नो वॉट इज दिस थिंग, है ना. इफ देर विल बी नो लॉयल्टी, यू विल बी टेकन टू अ फोर्ट, एंड देन यू नो द रेस्ट, क्या ही हो रहा है. देन देयर नीड्स टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन प्राइवेट लाइफ. आई होप ये फिdelity समझ में आ गया कि लॉयल्टी वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट, वाई दिस इज़ अ मोस्ट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेंटेनिंग एथिक्स इन प्राइवेट लाइफ, है ना. लॉयल्टी सबको पता ही है क्या है. देन रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट इज़ द एक्सपेक्टेड ड्यूटी फ्रॉम वन, कि यार एक फैमिली है, उसमें एक वाइफ है एंड उसमें एक बच्चा है. सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ये फादर की भी हो सकती है, ये मदर की भी हो सकती है, कि इस बच्चे को पालने के लिए हो सकता है दोनों ही अर्निंग्स करने जाएं, या हो सकता है एक घर पे रुक के इसकी केयर टेक केयर करे एंड दूसरा अर्निंग करे. तो बेसिकली इसकी टेक केयर करना, इसकी परवरिश करना बच्चे की, ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. सो इट इज़ द एक्सपेक्टेड ड्यूटी ऑफ द पेरेंट्स, है ना. सॉरी. सो दैट इज़ व्हाट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज. देन आ जाता है डिग्निटी. डिग्निटी मतलब कि ह्यूमन लाइफ को ना डिग्निटी देना चाहिए. जैसे वाइफ को रिस्पेक्ट करना चाहिए हस्बैंड को, एंड हस्बैंड को रिस्पेक्ट करना चाहिए वाइफ को. अगर ये डिग्निटी मिसिंग है तो ऑब्वियसली योर कंपैशन विल बी मिसिंग, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज विल बी मिसिंग एंड योर फिdelity विल बी मिसिंग. ये सब कुछ मिस होगा. तो अ ह्यूमन बीइंग इन अ ह्यूमन लाइफ शुड बी ट्रीटेड रिस्पेक्टफुली इन अ प्राइवेट रिलेशनशिप. देन ऑनेस्टी, तो यू नो कि अगर फिdelity है तो ऑनेस्टी है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं. देन ट्रेडिशंस एंड कस्टम्स ऑल्सो प्ले अ रोल. देन देर इज़ रूल ऑफ लॉ. अब प्राइवेट लाइफ में भी रूल ऑफ लॉ है, कि इफ़ यू थिंक दैट प्राइवेट लाइफ में डाउरी लेना इज़ गलत, है ना, यू नो दैट, एंड इट इज़ ऑल्सो इम्पोज बाय द रूल ऑफ लॉ. डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है. देन कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जैसे ट्रिपल तलाक, ये था तो प्राइवेट लाइफ का पार्ट, बट इस पे एक लेजिस्लेटिव लॉ भी है. देन लव, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, इट इज़ द बेस ऑफ ऑल प्राइवेट रिलेशनशिप्स. तो ये कुछ कीवर्ड्स हैं: कंपैशन, फिdelity, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिग्निटी, ऑनेस्टी, ट्रेडिशन एंड कस्टम, रूल ऑफ लॉ, या लव. अब जैसे ट्रेडिशन एंड कस्टम है, अब इसमें बिश्नोई कमेटी का एग्जाम्पल मैं देता हूँ. उनको एक लव है विथ नेचर, है ना. दे प्रिजर्व नेचर, दे कंजर्व नेचर, दे एसोसिएट देमसेल्व्स विद द नेचर. ये किसी ने इम्पोज नहीं किया लॉ के जैसा, ये उनमें खुद से, मतलब ये उनको किसी ने अलग से ऐसे उनके अंदर से भी नहीं आया, ये उनके ट्रेडिशंस और कस्टम में रहा है. रिस्पेक्टिंग द नेचर, रिस्पेक्टिंग मदर अर्थ एंड प्रिजर्विंग एंड कंजर्विंग द मदर अर्थ. तो एथिक्स जो प्राइवेट लाइफ में है वो ट्रेडिशंस एंड कस्टम से भी डिराइव हो सकते हैं, रूल ऑफ लॉ से भी हो सकते हैं. देन वाई, लेकिन ऐसा क्यों है कि प्राइवेट रिलेशनशिप्स में एथिक्स आज ज़्यादा ज़रूरी है. तीन रीजंस हैं. फर्स्ट इज राइजिंग इंडिविजुअलिज्म, सेकंड इज राइजिंग मटेरियलिज्म, एंड थर्ड इज ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग merely एज beings. अब व्हाट डू वी मीन बाय राइजिंग इंडिविजुअलिज्म. वो जो एक वो मी सिंड्रोम करके था ना, कि यार मैं ही मैं सब कुछ हूँ एंड आई जस्ट केयर अबाउट माई सेल्फ एंड आई एम वेरी सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, और अपने काम से मतलब अपने मतलब से मतलब रखता हूँ, और एवरीथिंग इज फॉर अ मोटिव और अ पर्पस ड्रिवन. कि सारे एक्शन सिर्फ वो होते हैं जो मेरे यूज़ के हों, अगर मेरे यूज़ के नहीं है तो मेरे काम के नहीं है. तो खुद को ही खुद को इम्पोर्टेंस देना, इंडिविजुअलिज्म. एंड वो इम्पोर्टेंस देते देते एक उस लेवल तक आ जाना कि जब यू डोंट नीड एनी वन ऑल्सो. तो इसकी वजह से भी प्राइवेट रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं. इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, यू सी इन जापान. वहाँ पे डेमोग्राफिक डिविडेंड कैसा हो गया है. देन मटेरियलिज्म, कि मटेरियलिस्टिक चीज़ों से ज़्यादा लगाव है, ना कि वैल्यू, सॉरी, वैल्यूज़ को बहुत कम इम्पोर्टेंस दी जाती है, मटेरियलिस्टिक थिंग्स या मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट्स को हाई प्रायोरिटी पे रखा जाता है. देन ट्रीटिंग ह्यूमन बीइंग मेनली एज ह्यूमन बीइंग्स. सो इट इज़, मतलब आप, इसका एक एग्जांपल देता हूँ, कि यू गेट इन्वॉल्व सो मच
इन योर सेल्फ, क्योंकि भाई आप इंडिविजुअलिज्म मटेरियलिज्म दोनों से इम्पैक्टेड हो। आप खुद का करियर बनाने में और सब कुछ करने में इतना इन्वॉल्व हो कि आप अपने फैमिली को या अपने वाइफ को, उनको तो देखते ही नहीं हो। उनको ना आप टाइम देते हो ना कुछ करते हो। दे आर जस्ट एग्जिस्टिंग एज merely beings and not human beings। तो ये तीन चीज़ों की वजह से प्राइवेट रिलेशनशिप में एथिक्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब, इज देयर एनी वाटर टाइट सेपरेशन पॉसिबल? सो द आंसर इज नो। I mean the watertight separation between these two. Is there any watertight separation possible? So answer is no. Why it is no? Firstly, because we are what we repeatedly do. This is what is said by virtue ethics. So persistent unethical behavior in private life will lead to unethical conduct in public life इवेंचुअली, है ना। जैसे पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। अगर मेरी प्राइवेट लाइफ में जो मेरे वैल्यूज़ हैं वो कहते हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस सही है, एंड मैं खुद उसको करता हूँ, तो विल आई बी एबल टू इम्प्लीमेंट दैट इन अ डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे मैं डीएम हूँ? वहाँ पे अगर कोई मेरे पास आता है विक्टिम जो कि डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, तो विल आई बी एबल टू सर्व जस्टिस अगर मेरी खुद की बिलीव्स यही है कि हाँ ये तो चीज़ ठीक है? तो नो। सो एक ये आंसर हो गया कि वाई देयर इज नो वाटर टाइट सेपरेशन बिटवीन प्राइवेट रिलेशनशिप वाले एथिक्स वर्सेस पब्लिक। देन अनदर एग्जांपल, देयर इज अ लॉट ऑफ डाइवर्जेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट लाइफ, है ना, विच विल क्रिएट क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी। अगर बहुत ज़्यादा डाइवर्जेंस है कि प्राइवेट में तो मैं कुछ और बात करता हूँ, पब्लिक में मैं कुछ और बात करता हूँ। इसका एग्जाम्पल थे केशव चंद्र सेन। ही ऑल हिज लाइफ एडवोकेटेड, सॉरी, ही रिफ्यूज्ड एंड एडवोकेटेड इन अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज, बट जब उनकी खुद की बारी आई तो उन्होंने अपनी ही डॉटर को 13 ईयर्स ऑफ एज में मैरी करवा दिया। तो for he fought against child marriage and he got her daughter married at the age of 13। so this is what is divergence between public and प्राइवेट लाइफ। तो इससे क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी आता है, आप भरोसे के आदमी नहीं रहते हो। अब सिविल सर्विसेज के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं कि देयर इज़ अ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर सिविल सर्विसेज विच रिक्वायर्स हायर एथिकल स्टैंडर्ड, है ना। देयर फोर वन शुड नॉट डू एनीथिंग दैट इज अनबिकमिंग ऑफ सिविल सर्वेंट। तो क्या इसका मतलब ये होता है कि डज इट मीन दैट देयर इज नो प्राइवेट लाइफ फॉर अ पब्लिक ऑफिशियल और डिस्टिंक्शन बिटवीन देम एट ऑल? क्या ऐसा है? तो हम इसको कह सकते हैं, टू द एक्सटेंट वंस प्राइवेट लाइफ इन्फ्लुएंसेस द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी इट शुड बी स्क्रूटनाइज। इसका मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज दिस इज योर फ्रेंड एंड दिस इज यू। अब मान लो यू आर द एसपी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनका बर्थडे था, आप इनके घर पे गए पार्टी के लिए। बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल हो गया, पार्टी वार्टी चल रही थी, एंड यू कंज्यूम्ड एल्कोहल। सो कंज्यूमिंग एल्कोहल, और आप मान लो एसपी हो गुजरात में, वेयर इट इज़ अ ड्राई स्टेट। अब यहाँ पे तो अल्कोहल बैन है। सो यू कंज्यूमिंग एल्कोहल इन अ प्राइवेट पार्टी इन अ प्राइवेट रूम, क्या ये इसको स्क्रूटनाइज करना चाहिए? सो अगर थोड़ा सा लीलियंटली देखा जाए तो नो, ये तो एक प्राइवेट एक्शन है। खैर करना तो कायदे से इसको भी चाहिए, बट सिर्फ टू मेक द एग्जाम्पल लेजिटिमेट अभी हम मान लेते हैं कि नहीं करना चाहिए, वरना आप तो एक तरीके से ये भी आप गलती कर रहे हो ना, लॉ ब्रेक कर रहे हो। मगर चलो मान लो कि कुछ होता, चलो मान लेते हैं कि गुजरात स्टेट नहीं है, ड्राई स्टेट नहीं है, बट आप इन जनरल कोई नॉन ड्राई स्टेट में आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, बीइंग एन एसपी इन अ पार्टी, तो क्या आपका ये प्राइवेट एक्शन को स्क्रूटनाइज करना चाहिए? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। मगर अब मान लो यू वर द एसपी ऑफ दैट प्लेस, आपने पार्टी में गए थे रात को 12 बजे। अब ये पार्टी चल गई सुबह के 5 बजे तक। नाउ यू आर बैक एट होम 5 AM, यू आर हेविली ड्रंक, एंड अब ये हैंगओवर आपका रहेगा अगले दिन। नाउ यू गो टू द ड्यूटी एट अराउंड 8 AM। अब इस एक्शन को स्क्रूटनाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए कि ऑन ड्यूटी यू आर इन अ ड्रंक स्टेट?
तो ऑब्वियसली इस एक्शन को करना चाहिए। सो इस एग्जांपल से बेसिकली हम समझ सकते हैं कि क्या देयर इज अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ। तो यस, टू द एक्सटेंट वंस प्राइवेट लाइफ इन्फ्लुएंस द डिस्चार्ज ऑफ पब्लिक ड्यूटी इट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड। क्योंकि ये वाला पार्ट जो नॉन स्क्रूटनी वाला था, अगर ये इम्पैक्ट कर रहा है बहुत बड़ी मास को, आप मान लो अगले दिन ड्रंक है, आपके यहाँ पे कोई रेप केस आ गया, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, या राइट्स हो गए, या कम्युनल वायलेंस हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, आप खुद ही उस स्टेट में नहीं हो जहाँ आप डिसीजन ले सको। तो दिस प्राइवेट एक्शन विच वॉज not to be scrutinized, if it impacts the official capacity, then yes, it should be scrutinized. I hope this is clear with this example. And through this, now we come to an end of this whole topic of private life and public relationship ethics. अब हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड वाला टॉपिक जो सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशनड है, दैट इज ह्यूमन वैल्यू। ह्यूमन वैल्यू क्या होते हैं? Human values are those preferences which guide people to take into account the human element when they interact with other human being। ये वो प्रेफरेंसेस हैं बेसिकली जो आपको गाइड करेंगे कि आपको चीज़ें कैसे समझनी है, कैसे उनको जज करना है जब आप किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग के साथ डील कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि आप एक डॉक्टर हो, आपके पास एक इंसान आया है, हो सकता है ये ही इज़ अ थीफ, he is a thief, he was running from the police and in an encounter he got injured, अब ये आपके पास आया है। अब रिगार्डलेस ऑफ हिज बैकग्राउंड आपको इसको कैसे ट्रीट करना है एज अ ह्यूमन बीइंग, दिस इज व्हाट इट इज टॉट बाय, एंड दिस इज व्हाट इज टॉट बाय ह्यूमन वैल्यूज। सो दीज guide people to take into account the human element when they interact with other human beings। ह्यूमन वैल्यूज को हम बोल सकते हैं कि दीज आर द फंडामेंटल बिलीव्स विच डिफाइंस व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन। अब मेरे इंसान के लिए इंसानियत क्या है? इंसान और इंसानियत के बीच का गैप है ह्यूमन वैल्यूज़। अगर आप में ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं है तो आप इंसान हो के भी इंसान नहीं हो, और अगर आप में ह्यूमन वैल्यूज़ हैं तो फिर हम कह सकते हैं कि आप एक ऐसे इंसान हो जिसमें इंसानियत अभी भी जिंदा है। सो बेसिकली इट इज़ दैट डिफरेंस। कुछ कोट्स हैं ये आप नोट कर सकते हैं। वैल्यूज़ आर नॉट व्हाट ह्यूमैनिटी इज़ बट व्हाट ह्यूमैनिटी ought to be। Then whoever can't control his desire is controlled by his desire। ये दो कोट्स हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। दो तरीके की वैल्यूज़ होती हैं, एक होती है टर्मिनल वैल्यू, एक होती है इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। टर्मिनल वैल्यू क्या होते हैं? दिस आर बेसिकली द एंड गोल वैल्यूज़ एंड अचीवमेंट्स, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हो। और इंस्ट्रूमेंटल वैल्यूज़ वो होती हैं जो आपको गाइड करती हैं इन अचीवमेंट्स या वैल्यूज़ तक पहुँचने के लिए। ये दीज टेल अस हाउ टू डू, दिस इज द अचीवमेंट, कि व्हाट हैज़ बीन डन, and the instrumental value is how to do। these guide your choices and means। टर्मिनल वैल्यू हो सकता है कि आपने 1,000 लोगों का कुछ बहुत भला कर दिया। इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू हो सकता है आपने वो भला किया कैसे, वो आपने सही तरीके से किया या गलत तरीके से किया। हो सकता है आपने करप्शन ली थी, वो पैसा आपने डोनेट कर दिया, या हो सकता है आप एक अपनी ईमानदारी की कमाई कमाई, वो पैसा डोनेट कर दिया। तो हाउ यू हैव डन इट है ना, दैट इज़ योर इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू। एंड टर्मिनल वैल्यू इज कि व्हाट इज़ द एंड गोल वैल्यू एंड अचीवमेंट दैट यू हैव रीच्ड। अब इनकलकेशन ऑफ वैल्यू कैसे होता है? रिमेंबर दिस कोट, दिस इज अ नाइस वन। इट सेज दैट एजुकेशन विदाउट वैल्यू क्रिएट्स अ क्लेवर डेविल। सो इनकलकेशन ऑफ वैल्यू जो हमारा टॉपिक था, बेसिकली अब इनकलकेट वैल्यू कैसे होगी? वैल्यू इनकलकेट होती है थ्रू वेरियस फैक्टर। इसमें वन ऑफ द मेजर रोल इज द रोल ऑफ फैमिली। फॉर एग्जांपल हम देखेंगे रतन टाटा। रतन टाटा जो पूरी फैमिली है, ही बिलोंग टू अ फिलैंथ्रोपिस्ट फैमिली, एंड बिकॉज हिज फैमिली वाज फिलैंथ्रोपिस्ट ही आल्सो बिकेम अ फिलैंथ्रोपिस्ट। तो जो टाटा ग्रुप है ये आज, मतलब रतन टाटा से पहले भी ये बहुत पुराना ग्रुप है, और ये हमेशा से ही इनकी आइडियोलॉजी एक फिलैंथ्रोपिस्ट की रही है कि they have been focused more on serving the people and serving the nation rather than profits।
तो जो जन कल्याण वाली जो इनमें वैल्यू थी, ये इनके फैमिली से आई। तो ये पीढ़ी दर पीढ़ी आती गई, तो रतन टाटा में भी आ गई। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ रोल ऑफ फैमिली। इसमें एक और वैल्यू होती है फैमिली में, जो है फॉरगिवनेस की। फॉरगिवनेस का बहुत अच्छा एग्जांपल है नेल्सन मंडेला रिकंसिलिएशन कमीशन। नेल्सन मंडेला, he went to jail for no reason that was unfair on him, कि he was being sent to jail. He came back from the jail, and when he was asked कि आपको क्या लग रहा है, आपने जो लोग जो ये अनजस्टिस आपके साथ हुआ है, क्या आप इसको कभी माफ़ कर पाएंगे? सो ही सेड दैट इफ़ आई वोंट फॉरगिव, आई वोंट बी एबल टू रिलीज माई सेल्फ फ्रॉम द प्रिजन। मतलब अगर मैंने फॉरगिव नहीं किया तो मैं हमेशा एक जेल में रहूंगा ही रहूंगा। मे बी नॉट द फिजिकल जेल, बट या द साइकोलॉजिकल जेल। सो दैट फॉरगिवनेस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नेल्सन मंडेला। फिर उन्होंने बाहर आके एक नेल्सन मंडेला रिकन्सिलिएशन कमीशन भी बनाया था, जहाँ पे वो लोगों को बुला के बैठा के समझा के बिना पनिश किए रिकन्सिलेट करके भी जस्टिस प्रोवाइड करने पे फोकस करते थे। अब ये इनमें कहाँ से आई थी ये वैल्यू? तो जो नेल्सन मंडेला जी थे, उनके जो रियल पेरेंट्स थे, दे डाइड व्हेन ही वाज वेरी वेरी यंग, है ना। मतलब आई थिंक लेस देन 5 years of age when his real parents died. So he was sent to a caretaker parents, और जहाँ पे वो थे, तो वहाँ जो उनके केयरटेकर पेरेंट्स थे, दे यूज टू दे यूज टू हेड अ काउंसिल, है ना। उस काउंसिल में क्या करते थे, एक विलेज था बेसिकली, उस विलेज में एक काउंसिल लगाते थे उनके जो केयर टेकर पेरेंट्स थे। वो उस काउंसिल में लोग आया करते थे अपनी शिकायतें और अपने डिफरेंसेस सॉल्व करवाने के लिए। तो काउंसिल में लोग इकट्ठा होते थे, एंड देन रिकन्सिलिएशन होता था, और फिर सोल्यूशन मिल जाया करता था। डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो जाते थे, डिफरेंसेस रिजॉल्व हो जाते थे रिकन्सिलिएशन के थ्रू। तो ये चीज़ उन्होंने अपने बचपन से देखी, और ये हमेशा वो देखते चले आए बचपन से। तो ये वैल्यूज़ उनमें भी आ गई। तो वैल्यू ऑफ forgiveness came in Nelson Mandela due to the early exposure to village councils, where people will come and resolve differences via reconciliation. इससे इंस्पायर होकर इन्होंने अपना एक खुद का कमीशन भी बनाया था। देन फैमिली वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करती हैं, बी आर अम्बेडकर का एग्जाम्पल लेते हैं। लर्निंग एजुकेशन एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एम्पावरमेंट फ्रॉम हिज फादर। उनके फादर तो खुद सूबेदार थे, एंड सूबेदार होने के बाद भी जिस जगह पे वो बिलोंग करते थे, वहाँ पे देयर वर वेरियस डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेट्स गोइंग ऑन उनके साथ भी। तो ही टोल्ड बाबा साहब कि you need to be educated. Education is the tool of empowerment. It is a very strong line. Education is the tool for empowerment. तो यही उन्होंने अपने फादर से सीखा, एंड देन दैट इज़ व्हाट ही फोकस्ड ऑन हेविली। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होता है कि इम्पोर्टेंस एजुकेशन को कितनी दी जाती है। देन APJ अब्दुल कलाम, हिज फादर वॉज अ बोटमैन, ही बिलोंग टू अ बोटमैन फैमिली। और उनमें उसी फैमिली से बिलोंग करने की वजह से हमने देखी सिंप्लिसिटी की वैल्यू। व्हेन ही रिटायर्ड एंड व्हेन ही लेफ्ट द प्रेसिडेंट्स रेसिडेंट ना, ही जस्ट लेफ्ट विद 2 briefcases, नथिंग एल्स। ही वॉज अ वेरी सिंपल गाय। सो ये उन्होंने अपने फैमिली से सीखी। देन मार्टिन किंग जूनियर, his father agitated against racism, and he also learned the same। इन्होंने racism के against बहुत काम किया, क्योंकि his father was a priest kind of personality। वहाँ पे वो बहुत religiously important इंसान थे, personality थे, और he used to works against racism। उन्हीं को देखा देखी में इन्होंने भी वो वैल्यू अपने अंदर इनकलकेट कर ली। सो अनदर एग्जाम्पल हाउ फैमिली हेल्प्स। कुछ और वैल्यूज़ भी हैं जो फैमिली से आती हैं, जैसे डिसिप्लिन सिखाती है फैमिली, कॉपरेशन सिखाती है, स्पेशली इफ़ इट इज़ अ जॉइंट फैमिली। अभी न्यूक्लियराइजेशन ऑफ फैमिली में तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कम हो गया, मगर जॉइंट फैमिली में बोथ यू लर्न कॉपरेशन एंड यू ऑल्सो लर्न रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ हाउ दीज वैल्यूज़ आर इनकलकेटेड इन अ पर्सन। सो किस किस तरीके से ये इंसान में इनकलकेट हो सकती है। फर्स्ट इज चाइल्ड लर्निंग पैटर्न्स।
अब चाइल्ड लर्निंग पैटर्न्स में कि इंसान जो बच्चा है, एक एक न्यू बॉर्न, मतलब थोड़ा सा 1-2 साल का, ये भी छोटा ही बच्चा है, अब ये कैसे सीखेगा? ये इसकी अपब्रिंगिंग, कि इसके पेरेंट्स घर पे कैसे बिहेव करते हैं, इसके फैमिली वाले इमीडिएट सर्कल कैसे बिहेव करता है, ये उनसे बहुत कुछ सीखेगा। तो अगर उनके घर पे सब लोग अथॉरिटेरियन है, तो ही विल हैव हाई अथॉरिटेरियन टेंडेंसीज। इफ द पीपल आर डेमोक्रेटिक, तो ही विल गेट डेमोक्रेटिक टेंडेंसीज। तो जो भी उसकी अपब्रिंगिंग है, दैट विल डिसाइड, दैट विल प्ले अ मेजर रोल इन हिज वैल्यूज इनकलकेशन। देन ऑब्जर्वेशन लर्निंग बाय किड्स। अब जैसे बच्चे होते हैं, अगर आप हो और आपका एक बच्चा है, एंड इफ़ यू हैव दिस सम बैड हैबिट, मान लो यू ड्रिंक, तो जनरली, या कोई भी दिमाग वाला इंसान जो होगा, ही वोंट ड्रिंक इन फ्रंट ऑफ हिज चाइल्ड ना, या ही वोंट स्मोक इन फ्रंट ऑफ हिज किड, इवन ही वोंट अब्यूज इन फ्रंट ऑफ हिज किड। क्योंकि बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, बच्चे माँ बाप को देख के बहुत जल्दी सीखते हैं। अगर एक बच्चा डोमेस्टिक वायलेंस देखता है घर पे, तो वो बाहर उसकी पर्सनैलिटी पे बहुत इम्पैक्ट होता है। या तो वो मम्मी, जिस पे भी डोमेस्टिक वायलेंस का जो भी विक्टिम है, मोस्टली वेमेन होती हैं, अगर वो अपनी मम्मी को देखेगा और वो उनके फेवर में जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा डरा सा सहमा सा बच्चा हो जाएगा जीवन भर के लिए, उसमें वो डर की वैल्यू एक आ जाएगी। और इफ़ ही गेट्स इंस्पायर फ्रॉम हिज डैड, देन ही विल डू व्हाट हिज डैड डज। सो ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज ऑल्सो देयर। देन स्टोरी टेलिंग, जो घर पे दादियाँ नानियाँ पहले सुनाया करती थी बच्चों को, कि खरगोश और कछुए वाली रेस की कहानी। सो उससे भी वैल्यूज इनकलकेट होती हैं कि भाई, इफ़ यू विल वर्क हार्ड एंड यू विल कीप वर्किंग हार्ड, देन यू विल सक्सीड। भले ही आप में टैलेंट ना हो, भले ही से यू आर, भले ही द सिचुएशंस आर अगेंस्ट यू, भले यू आर स्टैंडिंग अगेंस्ट द ऑड, मगर इफ़ you are perseverance, you have perseverance and you are disciplined, then you will achieve success। और अगर आपके पास टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन ये रैबिट की तरह आप आलसी हो, then you will lose। then another way to inculcate value is operant conditioning। ये बेसिकली एक ऑस्लोस करके इंसान थे, उनकी थ्योरी है ऑपरेटिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग की। जैसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट, या इसको स्टिक एंड कैरेट भी बोलते हैं, कि भाई अगर सब लोग, मतलब एक बच्चा है, अपने फैमिली, मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर जाता है, बाहर जाके अच्छे से बिहेव करता है, तो उसको शाबाशी मिलती है, कभी कभी पैसे भी, या कुछ पेरेंट्स उसको मोटिवेट करने के लिए कुछ मटेरियलिस्टिक दे देते हैं। तो दैट इज़ ही इज़ गेटिंग रिवॉर्ड फॉर हिज गुड बिहेवियर। अगर वो कुछ उपद्रव करता है, तो ही ऑल्सो गेट्स पनिशमेंट, उसको पनिशमेंट मिलती है। तो थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट ऑल्सो a person can inculcate values। Then obviously there is a huge role of role modeling। As a role model, who a person is following as a role model, he'll learn from him. For example, if someone is, sorry, is Kohli, if someone is uh, assuming विराट कोहली एज हिज रोल मॉडल, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान इनको रोल मॉडल मान रहा है वो क्रिकेटर हो। वो इनकी वैल्यूज सीख सकता है, बीइंग फ्रॉम सम अदर प्रोफेशंस ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल, देर इज़ अ इंटरव्यू ऑफ विराट कोहली, जिसमें वो कहते हैं 2010 के अराउंड में, he looked himself into the mirror and then he saw that he is not that fit and he does not look physically an international player who is deserving to wear this international Indian jersey। So he says कि यार ऐसे काम नहीं चलेगा। From that day he left all his favorite food, worked hard, corrected his diet, worked with dedication, worked hard, gave all his hours in the gym and in the physical training, and then he transformed। अब ये जो वैल्यूज़ हैं उनमें, भाई ये जो परसिवरेंस की, डिसिप्लिन की, सेल्फ एनालिसिस की, इंडिया के प्लेयर होने के बाद भी उनमें ये वैल्यूज़ हैं, तो ये आप, अगर वो आपके रोल मॉडल हैं, तो ये आप उनसे सीख सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप क्रिकेटर हो, आप कुछ और भी हो सकते हैं, मगर डिसिप्लिन, परसिवरेंस, हार्ड वर्क, है ना, सेल्फ करेक्शन, ये जो वैल्यूज़ हैं, ये तो सब में ही होनी चाहिए। इट इज़ बेसिकली required to be successful regardless of your field। So these are some ways how these values can be inculcated।
नाउ कुछ कंटेम्प्रेरी फैक्टर हैं जिनकी वजह से कुछ इश्यूज हैं, जैसे ब्रेक डाउन ऑफ फैमिली स्ट्रक्चर। अब ये न्यूक्लियर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो पहले क्या होता था, सपोज विद एन इजी एग्जांपल आई विल एक्सप्लेन। दिस इज अ किड, हिज फादर and his mother and his grandparents. So earlier when they all used to live together, ये तो मैं बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूँ, जनरली फैमिलीज इससे भी बड़ी हुआ करती थी। अर्लियर व्हेन दीज ऑल यूज्ड टू लिव टुगेदर, अगर ये बाहर काम करने जाते हैं, दोनों मान लो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सो इनका काफ़ी टाइम इनके काम में निकल जाता है, तो इसकी परवरिश कौन करेगा? तो ग्रैंड पेरेंट्स हुआ करते थे, तो वो इसको स्टोरी टेलिंग से वैल्यूज़ दे सकते थे, कुछ रिलीजियस स्टोरी बता दी, महाभारत रामायण सुना दी, या दूसरे तरीक़ों से, बहुत तरीक़ों से ये इनको इनकी अपब्रिंगिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे, तो इनमें वैल्यूज़ होते थे। अब फैमिलीज़ न्यूक्लियर हैं, ये पार्ट ही मिसिंग है। अब ये पार्ट मिसिंग है, तो ये दोनों तो गए काम पे पेरेंट्स, अब ये बच्चा घर पे अकेला है, या इन जनरल भी अगर ये 8 घंटा काम करते हैं और 2 घंटा ट्रैवल करते हैं उस काम के लिए, तो ये 10 घंटा तो गायब ही रहते हैं इसकी लाइफ से। दैट इज़ ऑलमोस्ट अराउंड 50%। तो अगर 50% ऑफ द टाइम, ठीक है, अब इस 50 के बाद 40% तो ये खुद भी सो रहा होगा कुछ टाइम, रात वाला टाइम है, तो जो अपब्रिंगिंग वाला टाइम है उस टाइम में से 50% तो आप हो ही नहीं ना इसके साथ। सो व्हाट विल यू एक्सपेक्ट फ्रॉम हिम? ये ऑब्वियसली ये जो चीज़ें आपको आपसे मिलनी चाहिए थी इसको, ये बाहर ढूंढेगा, और जब ये चीज़ें ये बाहर ढूंढेगा तो ही विल बी वेरी वल्नरेबल। सच चाइल्ड्स आर वेरी वल्नरेबल। इनको कोई भी फैसला फुसला के गलत डायरेक्शन में ले जा सकता है। देन एक ये पॉइंट हो गया। देन अनदर पॉइंट इज फास्ट पेस लाइफ एंड वर्किंग पेरेंट्स में नॉट बी सोशली अवेलेबल फॉर चाइल्ड। अगेन ये इसी एग्जांपल में आप इनकलकेट कर लीजिए, ये भी समझ में आ जाएगा। सोशल मीडिया एक्सपोजर, ये बहुत सीरियस इशू है। इसका मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। सो मेरे पड़ोस में ही है, एंड मतलब माय नेबर्स, तो ये लोग मेरे घर आए थे। सो देर वॉज दिस हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनका एक छोटा सा बच्चा है, ही इज़ जस्ट 4 years old. So these we all were having dinner. इसमें क्या हुआ कि द चाइल्ड वॉज अगेन एंड अगेन आस्किंग मल्टीपल क्वेश्चंस टू हिज पेरेंट्स। ये ऐसा क्यों है, ये वैसा क्यों है, हम कहाँ आए हैं, क्यों आए हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो व्हाट दे डिड, इन्होंने ना अपना स्मार्टफोन उठाया एंड दे हैंडेड ओवर टू हिम। उसके बाद ये छोटा बच्चा ये हॉल के एक कोने में बैठा हुआ था, ये पूरा टाइम दिखा नहीं है, बस फ़ोन चलाता रहा, एंड ही वॉज स्क्रोलिंग यूट्यूब एंड गॉड नोज वॉट ऑल थिंग्स। ऑनेस्टली आज से 5-10 साल पहले हमारी जो जनरेशन है ना, 4 साल में मतलब हमें तो पता भी नहीं था फ़ोन होता क्या है, और अभी 4-4 साल के बच्चों को हमसे ज़्यादा पता है फ़ोन में कैसी चीज़ें चलती हैं, क्या होता है। सो दिस सोशल मीडिया एक्सपोजर, और पेरेंट्स जो उनको ड्यूटी करनी चाहिए कि यू शुड टीच हिम मैनर्स, कि बाहर कैसे बिहेव करना है, rather than teaching them manners, क्योंकि वो मुश्किल होता है हैंडलिंग हैंड गिविंग हिम अ फोन। बेसिकली अपने काम से भागने जैसा काम है ये, कि आपकी जो जिम्मेदारी थी वो आप निभाने की बजाय आपने एक टेम्पररी स्केप ढूंढ लिया कि उसको फ़ोन पकड़ा दो। अब ये आगे चल के, अभी तो कुछ नहीं, लेकिन ये आगे 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल के बाद ये बहुत सीरियस इशू बनेगा। एंड द सैड रियलिटी इज़ कि इट इज़ नॉट रिकग्नाइजेबल। लोग इस चीज़ को रिकग्नाइज ही नहीं कर रहे हैं कि हाउ मेजर इशू इज़। एक इशू तो ये हो गया, फिर इसके साथ एक इशू ये हो गया कि जो सोशल मीडिया वो चला रहा है उसमें वो कंज्यूम क्या कर रहा है। अब सोशल मीडिया में ब्लू व्हेल जैसे गेम होते हैं, ऑनलाइन बेटिंग गेम्स भी होते हैं, एक बार फ़ोन आपके हाथ में लग गया तो फिर बहुत सारा अनसेंसर्ड कंटेंट है जिसमें वायलेंस दिखाया जाता है, न्यूडिटी दिखाई जाती है। लोग कितने, मैंने न्यूज़पेपर में पढ़े हैं कि एक सीरीज से इंस्पायर हुए
एंड कमिटेड क्राइम। तो इतनी वीक मेंटालिटी इंसान की तभी होती है जब उसका बहुत अर्ली सोशल मीडिया एक्सपोजर हो रहा हो, उसमें वैल्यूज़ नहीं हो। इससे और दिक्कत ये भी है कि ह्यूमन इंटरेक्शन इन रियल लाइफ रिड्यूस हो गए। लोग आजू बाजू बैठे रहते हैं एक फैमिली में। मैंने जो ये सेम एग्जांपल दे रहा हूँ, इसमें इन्होंने इनको फ़ोन दे दिया और ये लोग भी जब खाना खा रहे थे आधे टाइम फ़ोन पे लगे हुए थे, जनरली भी बैठे हुए थे। आजू बाजू में हम सब बैठे हुए हैं, मैं इनसे बात कर रहा हूँ और ये मैम फ़ोन पे लगी हुई है। ये पूरे टाइम फ़ोन पे लगे रहे, मतलब यू कैन इंटरैक्ट बट नहीं। सो दिस इज़ द थिंग कि ह्यूमन इंटरेक्शन रियल लाइफ में रिड्यूस हो रहा है। और ये बच्चा इसके उम्र के जब हम थे ना, हम सब दोस्त लोग बाहर खेला करते थे। इसको फ़ोन मिल गया, अब ये घर से बाहर ही नहीं निकलता है। ये फ़ोन में मस्त है, एक वर्चुअल वर्ल्ड है, उसमें ही खुश रह रहे हैं। दिक्कत ये होगी जब कुछ टाइम बाद इन्हें रियल वर्ल्ड के थपाड़े पड़ेंगे तो इन्हें समझ नहीं आएगा कि अब करना क्या है। एंड देन कम्स द इश्यूज ऑफ सुसाइड, डिप्रेशन, ड्रग्स एंड ऑल दोज थिंग्स, जहाँ सोसाइटी जा रही है। सो दीज आर द कंटेम्प्रेरी इश्यूज। अब ये एक और बहुत अच्छा कोट है, मार्क्स ओवर मोरालिटी, कैरियर ओवर कैरेक्टर। पेरेंट्स का इसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि पेरेंट्स आर फोकसिंग ऑन मार्क्स एंड कैरियर। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे की मोरालिटी क्या डेवलप हो रही है, एज अ कैरेक्टर वो कैसे निकल रहा है। वो सिर्फ मार्क्स और कैरियर पे फोकस कर रहे हैं एंड दिस अप्रोच इज डिजास्ट्रस। ये भी कंटेम्प्रेरी इशू में आप लिख सकते हैं एंड आप इस कोट को डाल सकते हैं आंसर्स में अपने। नाउ अब वैल्यू इनकलकेशन में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का भी कुछ रोल होगा। सॉरी, व्हाट हैपेंड, ओके। सो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का भी कुछ रोल होगा। क्या क्या सिखाता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन? हमें डिसिप्लिन सिखाता है, डाइवर्स टाइप के लोग मिलते हैं तो टॉलरेंस सिखाता है, आपको क्लास का मॉनिटर बना देंगे, स्कूल हेड बना देंगे, क्रिकेट टीम का कैप्टन बना देंगे, लीडरशिप सिखाता है। एंड देन ऑब्वियसली मॉरल लेसन्स तो देता ही देता है। अब इसका एक कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, फिर ये सारे हम पॉइंट डिस्कस करेंगे, जैसे इन्हीं सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के कि वो कैसे वैल्यू इनकलकेट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जापान में ना ये डोटोगु क्लास होती है। ये एक स्पेशल मॉरल बेस्ड क्लास है जिसमें मॉरल लेसन्स आपको दिए जाते हैं। तो मॉरल वैल्यू का इनकलकेशन होता है इस तरीके से, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन करता है। फिर स्टूडेंट्स को ना एक पर्टिकुलर डे पे क्लासरूम क्लीन करने को दिया जाता है। आपने कभी भी कोई भी कार्टून देखा होगा, जैसे डोरेमोन देखो या निंजा हथौड़ी देखो, तो अक्सर वो लोग, नोबिता या जो भी केनिची है, ये अक्सर क्लास ख़त्म होने के बाद स्कूल में अपनी क्लास को ही साफ करते हुए पाए जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि वहाँ पे ये प्रैक्टिस दी जाती है। अब ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से ये होता है कि इंसान डाउन टू अर्थ रहता है। उसको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि कोई काम छोटा है, एंड ही नेवर सीज समवन फ्रॉम अ वेरी डिस्क्रिमिनेटरी पर्सपेक्टिव कि यार वो तो इफ ही इज इन मैनुअल स्कैवेंजिंग और इफ ही इज परसुइंग अ स्वीपर्स जॉब, तो यार ये इंसान छोटा है। तो कोई भी इंसान छोटा बड़ा उसके काम से नहीं हो रहा है। तो ये एक वैल्यू आप सीखते हो, आप रिस्पेक्ट करना सीखते हो छोटे काम को भी, एम्फोसाइज करते हो इक्वालिटी कि कोई अगर स्ट्रीट क्लीन कर रहा है, दैट डज नॉट मीन कि वो, हाँ आप उसके बेसिस पे उससे डिस्क्रिमिनेट करो या वो आपसे छोटा हो गया। दैट इज हिज जॉब, दैट इज हिज ड्यूटी, ही इज क्लीनिंग फॉर द मेस यू हैव मेड। सो ही इज इक्वल टू यू, है ना, इन अ सेंस मे बी मोर देन यू, क्योंकि आप तो गंदा करने का काम कर रहे हो, वो साफ करने का काम कर रहा है। तो जो साफ करने का काम कर रहा है वो आपसे छोटा कैसे हो सकता है? तो इक्वालिटी एम्फेसाइज करते हैं। देन एक्सपोजर टू डाइवर्स कल्चर, जैसे फैमिलीज होती हैं, फैमिलीज में अक्सर क्या होता है कि सिमिलर फैमिली है। इसका एग्जांपल मैं कैसे दूं? ओके, सो आई बिलोंग टू अ फैमिली वेयर, नहीं ये वाला एग्जांपल तो थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बट इन जनरल जैसे फैमिली का एक कल्चर होता है, एक बच्चा एक फैमिली में नरिश कर रहा होता है तो उसको उसके जैसे लोग दिखते हैं। अब फॉर एग्जांपल एक इंसान फ्रॉम क्लास 1 to 12 ही हैज़ लिव्ड इन अ जॉइंट फैमिली, है ना, एंड ही वॉज स्टडिंग इन द लोकल स्कूल विच वॉज इन हिज विलेज। तो वहाँ के जो विलेज के लोग थे वो सब भी ऑलमोस्ट सिमिलर कल्चर के थे, ये सब सेम कल्चर के थे। नाउ फॉर हायर स्टडीज़, ये कॉलेज के लिए
ये आते हैं कोई मेट्रो सिटी में। अब यहाँ पे ये मान लो ये आ गया आईआईटी बेंगलुरु। अब यहाँ पे तो इन्हें दुनिया भर के लोग मिल रहे हैं, 100 तरीकों के कल्चर्स मिल रहे हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में ये जो चीज़ हो सकता है, इनका किसी चीज़ के लिए प्रेजुडिस रहा होगा या इन्होंने कभी एक्सपोजर नहीं किया होगा या देखा नहीं होगा, अब इन्हें वो सब भी देखने के लिए मिलेगा। तो इससे ये सीखेंगे कि हाउ टू रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी इन यूनिटी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सिखाते हैं। देन लीडरशिप रोल, यार ऑब्वियसली व्हेन यू विल बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आपको मान लो आपके स्कूल का हेड बना दिया, यू आर रिप्रेजेंटिंग योर स्कूल, तो जब रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं तो आपको ये लीडरशिप का रोल समझ में आता है। देन टीम वर्क स्किल्स भी समझ में आती हैं जब ग्रुप डिस्कशंस होते हैं या ग्रुपिंग की जाती है। तो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में अक्सर होता है कि ग्रुप्स बांट देते हैं और कुछ टास्क असाइन करते हैं, तो यू गेट दीज टीम वर्क स्किल्स। ये फैमिली में होना मुश्किल है ना। देन टीचर्स एक्ट्स एज एजेंट ऑफ चेंज। इसको आप कोट अनकोट करके लिख लीजिएगा, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। So basically, teacher inspire students to dream big, show them the path, and mentor them throughout their journey. एक अच्छा टीचर कौन होता है? एक अच्छा टीचर अगर सिर्फ वो होता जो आपको इंस्पायर ही कर सके केवल, तो फिर तो संदीप माहेश्वरी भी बहुत अच्छे टीचर होते हैं। मगर संदीप माहेश्वरी आपको सिर्फ इंस्पायर कर सकते हैं। अब अगर यूपीएससी क्लियर करना है तो संदीप माहेश्वरी आपको नहीं बता सकते हैं कि आंसर राइटिंग 7 मिनट में आंसर अच्छा कैसे लिखा जाएगा। इसके लिए यू नीड अ स्पेसिफिक टीचर जो आपको ये आंसर राइटिंग तो सिखाएगा ही सिखाएगा, एथिक्स भी सिखाएगा, और ये आपको बताएगा भी एट टाइम्स व्हेन यू आर डिमोटिवेटेड कि व्हाट इज़ द रियल इंस्पिरेशन, कैसे आप काम करोगे, किस चीज़ से इंस्पायर होके करोगे। इंस्पायर हो गए तो आप काम करना कैसे, ही विल गाइड यू। आप जब जब गलत जाओगे तो वो आपका सही पाथ पे लाएंगे, ही एक्ट एज अ पाथ करेक्शन मैकेनिज्म। तो दिस इज व्हाट अ टीचर्स रोल इज, है ना। तो इफ ही डज मेंटरिंग, he gives you path and he is there with you holding your hand throughout the journey, then obviously he acts as a agent of change. अब ये कैसे हो सकता है? थ्रू देयर पेडागोजी दे स्टिमुलेट देयर क्रिटिकल थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रन, है ना। ऑब्जेक्टिविटी आप में डाल सकते हैं, अदर वैल्यूज़ आपको दे सकते हैं। उनके कंडक्ट एट टाइम्स बिकम्स अ सोर्स ऑफ रोल मॉडलिंग। जैसे आपने वो एक मीम में देखा होगा कि पूरा स्कूल में पानी वानी भर गया है, पूरी बारिश वारिश हो गई है, लेकिन मैथ्स वाले सर फिर भी आ गए रेनकोट पहन के पढ़ाने के लिए। तो अब अगर मतलब स्कूल में हम नहीं ध्यान देते थे, लेकिन अगर कोई सिंसियर बच्चा होगा जो उसको देख रहा होगा, तो वो तो उनको अपना रोल मॉडल भी बना सकता है ना, कि हाउ मच डेडिकेटेड ही दैट मैथ्स टीचर इज, कि वो कितना डेडिकेटेड है, कितना डिसिप्लिन्ड है अपने वर्क को लेके, कि इतने सब अगेंस्ट ऑल ऑड्स ही इज़ कमिंग फॉर व्हाट, टू गिव अ लेक्चर जो वो कल भी दे सकते थे शायद। तो बहुत सारे वैल्यूज़ आप उनसे सीख सकते हो। फिर देर इज़ ऑल्सो अ रोल ऑफ सब्जेक्ट्स इन इनकलकेटिंग वैल्यू। जैसे कौन सब्जेक्ट और क्या वैल्यू? मैथ्स है, आपको ऑब्जेक्टिविटी सिखाती है। साइंस है, ये आप में रैशनल थिंकिंग डेवलप करती है। इन्वायरमेंट है, ये आपको नेचर का कंजर्वेशन करने का इंपॉर्टेंस बताती है। सोशल साइंस है, ये आप में टॉलरेंस, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी लाती है। ये तीन तो सिर्फ पॉलिटी ही पढ़ लोगे तो आ जाएगी, दूसरे सब्जेक्ट से तो और बहुत कुछ आता है। देन आर्ट एंड क्राफ्ट है, ये आप में क्रिएटिविटी लाता है। सो देर आर वेरियस वैल्यूज़ जो आपको अपने करिकुलम और सब्जेक्ट से भी मिलता है। देन रोल ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम, यानी कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, जैसे नुक्कड़ नाटक हो गए एंड वेरियस थिंग्स। अब स्पोर्ट्स आपको क्या सिखाएगा? स्पोर्ट्स आपको टीम स्पिरिट सिखाएगा। इट विल एक बहुत अच्छी चीज़ जो स्पोर्ट्स सिखाता है, दैट इज़ एक्सेप्टिंग डिफीट। कई बार आपने वैसे बच्चे देखे हैं जो फर्स्ट से लेकर 12th तक हर क्लास में 99.99 परसेंटाइल लाए, कॉलेज गए वहाँ पे 99%, कॉलेज तक नहीं जाते हैं, उतना दूर नहीं जाते, थोड़ा पीछे आ जाते हैं, 12th तक ही सीमित रहते हैं। एक बच्चा ये है, ठीक है, ये क्या करता है? ये सिर्फ पढ़ाई करता है, ये ओनली स्टडीज, ही इज़ नॉट इन टू स्पोर्ट्स एंड ऑल, सिर्फ पढ़ाई का काम करता है।
एंड वो दिख रहा है उनकी मेहनत कितनी रंग ला रही है. देन देयर इज दिस किड, फर्स्ट से लेकर ट्वेल्थ तक में इनके एवरेज हर क्लास में अराउंड 85% मार्क्स आते हैं, एंड ही इज़ ऑल्सो वेरी गुड इन सम सॉर्ट ऑफ स्पोर्ट्स. पढ़ाई ये कर रहे हैं, इनके मार्क्स बता रहे हैं, एंड स्पोर्ट्स में भी ही इज़ अ मे बी अ गोल्ड मेडलिस्ट इन मल्टीपल गेम्स, रेसिंग में, स्विमिंग में, सब में. अब ये जो बंदा स्पोर्ट्स खेल रहा है, इनको स्पोर्ट्स ने बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं. बहुत सारी जैसे ये रेस में गोल्ड मेडलिस्ट है, बहुत सारी रेसेस हुई होंगी जिसमें ये हारे होंगे. सो ही बेसिकली नोज वन थिंग कि he knows how to accept the defeat and he knows how to build back better. तो अब मुझे बताओ, इन दोनों लोगों में से अगर दोनों को ही यूपीएससी की प्रिपरेशन करवाई जाए, सिविल सर्विसेज की, और मैं कह रहा हूँ एक कंडीशन ये है कि दोनों को मिनिमम 4 अटेम्प्ट लगेंगे, चौथे ही अटेम्प्ट पे सिलेक्शन होगा, शुरू के 3 पे नहीं होगा, तो हु डू यू थिंक हैज़ बेटर चांसेस ऑफ सस्टेनिंग दिस? ऑब्वियसली दिस का है जिसको आता है एक्सेप्ट डिफीट एक्सेप्ट करना. ये जो बंदा हमेशा से फर्स्ट टू ट्वेल्थ में भी या कॉलेज में भी, या इसको इतना यूपीएससी जितना बड़ा एग्ज़ाम के पैरेलल में ट्वेल्थ क्लास के बच्चे तो नीट वीट देते हैं, उसमें ले लो. अब इन दोनों में से कौन है जो परसिवरेंस से ये चीज़ कर पाएगा? अगर मान लो नीट फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला, सेकंड में ही होना है, तो कौन सेकंड अटेम्प्ट तक इन दोनों में से चीज़ उस प्रिपरेशन को सस्टेन कर पाएगा पीसफुली? ये इंसान जिसने हार देखी है, ये इंसान जिसने अभी फर्स्ट से ट्वेल्थ तक सिर्फ 99.9, ही इज़ द क्लास टॉपर. अगर थोड़ा और एज में बढ़ लो तो ये कॉलेज टॉपर है, ये यूनिवर्सिटी टॉपर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, सब कुछ है, मगर ही हैज़ नेवर सीन डिफीट इन हिज लाइफ. द फर्स्ट प्रीलिम्स ही विल फेल ना, it will shatter him badly. So, this is what sports tell you, the most important thing: accepting defeat and building back better. देन कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, ये हमें डाइवर्सिटी सेलिब्रेट करना सिखाती हैं. फिर कुछ कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स देख लेते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जिसका ये रोल थे इतने सारी चीज़ें सिखाने का, वाई इट इज़ नॉट एबल टू ब्रिंग अ चेंज. दो तीन चीज़ें हैं. एक तो कमोडिफिकेशन और प्राइवेटाइजेशन हो रखा है एजुकेशन सिस्टम का. इट इज़ बीइंग सीन लेस एज अ टेम्पल ऑफ टेम्पल ऑफ जो इट इज़, मतलब वो जो कहते हैं ना कि विद्या का मंदिर, उसको ऐसा एज अ विद्या का मंदिर नहीं देखा जाता आजकल उसको व्यापार जैसे देखा जाता है. सो मोर देन emphasizing it as a temple of learning, it is seen as a टेम्पल ऑफ अर्निंग, कि इससे कमाया कैसे जाए. तो कमोडिफिकेशन हो गया एजुकेशन का, प्राइवेटाइजेशन हो गया. देन देयर इज़ ओवर एम्फेसिस ऑन मार्क्स. कैरेक्टर बिल्डिंग पे तो फोकस ही नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम पे और परफॉर्मेंस, एग्ज़ाम परफॉर्मेंस पे ही फोकस है. अगेन यहाँ पे ये वाला फैक्ट, ये वाला कोड बहुत काम का है: मार्क्स ओवर मोरालिटी, कैरियर ओवर कैरेक्टर. ये करने में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स फेल हुए हैं. देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को नेगलेक्ट कर लेते हैं. अभी जो मैथ्स वाले टीचर के मैंने एग्जांपल दिए थे, वो पॉजिटिव सेंस में दिए थे. अब यही मैथ्स का टीचर आपको फिजिकल एजुकेशन के पीरियड में बाहर खेलने ही नहीं जाने देगा, कुछ करने ही नहीं देगा, एक्स्ट्रा क्लासेस खा जाएगा, तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ही नहीं अलाउ करेगा, तो उसको नेगलेक्ट कर रहे हो तो वो भी तो गलत चीज़ है ना. देन अनएथिकल कंडक्ट बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड टीचर्स. यू हैव मल्टीपल मल्टीपल एक तो एग्जाम्पल जहाँ पे ये अनएथिकल कंडक्ट होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में. स्कूल के लेवल में बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे थे. वहाँ पे एक ऐसी बिल्डिंग थी, न्यूज़पेपर में फ़ोटो आई थी, ऐसे खिड़की बनी हुई है और लोग लटके हुए हैं. एंड एक सीबीएसई के, सॉरी सीबीएसई बोल रहा हूँ, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में फर्स्ट फ्लोर पे, ग्राउंड फ्लोर पे, हर जगह पे लोग खिड़कियों में लटक के चीटिंग करवा रहे थे. सो अनएथिकल कंडक्ट, अगर आप यही करवा दे रहे हो तो पर्पस ही फेल हो गया ना. मार्क्स और एग्ज़ाम परफॉर्मेंस को आपने पहले ऊपर रख दिया था कैरेक्टर के, ये तो आपके आए नहीं. कैरेक्टर भी गया तो उसने चीटिंग भी कर ली. अब ये ऑन पेपर उसके हैं मार्क्स, पासिंग, और कैरेक्टर तो ऑन पेपर क्या है, वो तो गॉन केस हो गया है. तो इट हैज़ failed its purpose, the educational institute, the whole system of that particular place. It has failed the very own
goal, the very on purpose of its structuring, कि why it was instituted. अब it is not fulfilling the purpose, then एक discrimination तो होता ही है. ये discrimination can be at teachers level and also at students level आपस में, तभी तो ये रैगिंग वैगिंग वाले केसेस आते रहते हैं. इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि एपीजे अब्दुल कलाम साहब, ही लर्न द वैल्यू ऑफ टॉलरेंस, क्योंकि from where he pursued education, all the teachers there were Hindus and they never discriminated between Hindus and him being a Muslim. They always treated him equally और वहाँ से उन्होंने भी ये टॉलरेंस की वैल्यू इनकलकेट की. एंड व्हाट अ गाय ही वाज, ये सब तो आपको पता ही है. सो अभी तो हम ये डिस्क्रिमिनेशन को नेगेटिव टर्म में देख रहे हैं क्योंकि वो एपीजी साहब वाला एग्जाम्पल तो इज़ 1%. मेजॉरिटी 99% टाइम्स तो जो न्यूज़ में रहती हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस ही रहती हैं बहुत अलग अलग तरीके से. देन पॉलिटिसाइजेशन ऑफ करिकुलम है. द द रूलिंग, द वन इन द पावर, वो जो चैप्टर्स हैं वो अपने हिसाब से डलवाते हैं अकॉर्डिंग टू देयर आइडियोलॉजी, अकॉर्डिंग टू देयर पॉलिटिकल एजेंडा, है ना. तभी आप देखोगे एनसीईआरटीज चेंज होती रहती हैं हिस्ट्री की यूजुअली. देन देयर इज़ नेग्लेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल वेलबींग, मेंटल हेल्थ के बारे में स्कूल्स में जो एक बहुत ज़रूरी टॉपिक होना चाहिए था अभी भी नहीं है. देन देयर इज़ लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स ही नहीं ट्रेन है क्योंकि सी व्हाट आई बिलीव इज़ कि ये जो टीचर ट्रेनिंग वाला है और फिजिकल वेलबींग वाला है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मेजर इशू पता है कहाँ पे है. एक बार बच्चा 9th to 12th में है वो तो फिर भी थोड़ा बहुत उसमें सोचने की क्षमता है, समझदार हो जाता है. बट जो फर्स्ट क्लास से लेके 6th क्लास या 7th क्लास तक के बच्चे हैं ये बहुत ही छोटे हैं. दे आर जस्ट लाइक नेसेंट प्लांट्स. इनमें आप कितना इन्वेस्ट करोगे दिस विल डिसाइड कि वो यहाँ आके कैसे बनेंगे और फर्दर आगे लाइफ में कैसे बनेंगे. अब यहाँ जिन टीचर्स के वो सुपरविजन में रहते हैं दे आर मोस्टली इनकम्पिटेंट. एंड प्राइवेट में ऑनेस्टली टेलिंग यू कुछ इंस्टीट्यूट्स अच्छा कर भी रहे हैं बट मेजॉरिटी जगहों पे द टीचर्स आर इनकम्पिटेंट. दे आर द रीज़न, वन ऑफ द रीजंस इज कि सैलरी बहुत कम है. एंड बिकॉज द सैलरी इज कॉम्प्रोमाइज द क्वालिफिकेशंस आर ऑल्सो कॉम्प्रोमाइज. एंड व्हेन द क्वालिफिकेशंस आर कॉम्प्रोमाइज इस एज में जो बच्चे की नर्चरिंग होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज स्कूल इज़ द सेकेंड होम, वो नर्चरिंग अच्छे से नहीं हो पाती है. तो पेडागोजिकल इंसॉल्वेंसी है या पेडागोजिकल आप कह सकते हो बैंकरप्सी है एक तरीके से इंडिया में. अब एक पॉजिटिव केस भी था वो भी बता देता हूँ. एक सेमी सर्कुलर लेआउट केरला के स्कूल्स में बनाया गया था. उसमें क्या किया था, नॉर्मल क्लास ऐसी होती है, बोर्ड है यहाँ पे, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे ऐसे बेंचेस पे बैठे हैं. इस क्लास में क्या किया, टीचर यहाँ पे खड़े होकर पढ़ा रहे हैं, बच्चे एक बेंच यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी यहाँ, छठवीं यहाँ, सातवीं यहाँ. तो एक सेमी सर्कुलर वे में बैठाया था कि भाई अब बैक बेंचर का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है. तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव था विच यू कैन राइट इन योर आंसर्स एज अ पॉजिटिव केस. देन देर इज ऑल्सो रोल ऑफ गवर्नमेंट इन वैल्यू इनकलकेशन. कैसे, जैसे एथिकल कंडक्ट को आप रिवॉर्ड कर रहे हैं तो सिविलियन अवार्ड्स देते हैं. एक और इसका एग्जाम्पल आई एम फॉरगेटिंग द स्कीम नेम, कुछ सम सम्राट या ऐसे ही करके कुछ है. दैट इज द स्कीम बेसिकली फॉर द पीपल हु इज हेल्पिंग अ पीपल हु इज हेल्पिंग अ पर्सन who has met a road accident. I think it is smart. I'm just forgetting a name. या आप गूगल या चैट जीपीटी कर लेना. तो बेसिकली द गवर्नमेंट इज encouraging and rewarding a person who helps another person who has met a accident and who required urgent help. तो उसको अगर कोई रोड एक्सीडेंट होता है और कोई एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करता है, हॉस्पिटल ले जाता है, तो पहले क्या होता था कि उसको पुलिस के पास भी जाना पड़ता था एंड बहुत सारा पेपर वर्क में उसको भी इन्वॉल्व होना पड़ता था जिसने हेल्प की. अब गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाई नहीं, आपको कोई पुलिस नहीं पूछेगी कुछ भी, कोई पेपर वर्क में आपका कोई टाइम नहीं वेस्ट होगा, कुछ भी नहीं करवाएंगे. और जो उल्टा हेल्प कर रहा है उसको कुछ कैश इंसेंटिव भी देते हैं. आई थिंक इट इज़
स्मार्टियन करके कुछ तो भी, अच्छा, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम। तो दैट इज बेसिकली गिविंग अवार्ड फॉर एथिकल कंडक्ट। देन उसी का अपोजिट है पनिशिंग अनएथिकल कंडक्ट, कि भाई डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है जेल में ठूस दो। देन ऑल्सो बाय स्ट्राइविंग फॉर एटीट्यूडनल चेंज थ्रू अवेयरनेस। अब जैसे स्वच्छ भारत अभियान था, देयर जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जैसे एक्टर्स हो गए, क्रिकेटर्स हो गए, उनको बोला कि आप भी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, आप भी वीडियो बना के डालें। पॉलिटिशियंस ने डाले, बिजनेसमैन ने डाले, एक्टर्स ने डाले, तो जो जो भी रोल मॉडल्स हो सकते थे उन सब ने, ऑलमोस्ट सब ने डाले। तो उससे लोग भी इंस्पायर हुए कि यार हाँ ठीक है, कि हमें भी क्लिनलीनेस रखनी चाहिए। सो उसकी वजह से स्वच्छ भारत बिकेम अ सक्सेसफुल मिशन। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव लिया था कि उन्होंने 1 करोड़ रुपए का जो एक माओइस्ट फ्री इनिशिएटिव चलाया था, कि कोई भी जो पंचायत है, अगर दैट विल बिकम माओइस्ट फ्री, तो उनको 1 करोड़ रुपए की एड दी जाएगी। तो दिस वॉज डन इन छत्तीसगढ़ बाय द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट। तो एटीट्यूडनल चेंज लाए, अवेयरनेस लाए, है ना, अनएथिकल कंडक्ट को पनिश करें, एथिकल कंडक्ट को रिवॉर्ड करें। तो इस तरीके से गवर्नमेंट भी वैल्यूज इनकलकेट करवाती है। देन रोल ऑफ मीडिया बहुत ज़रूरी है, कि मीडिया बेसिकली शेप्स पब्लिक ओपिनियन एंड इट हेल्प्स इन स्प्रेडिंग अवेयरनेस। अब ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आज तक, टुडे इज 2026 जुलाई 10th, आज भी कई न्यूज़ चैनल्स पे मणिपुर की हालत की कवरेज की जा रही है। सो इट इज़ हेल्पिंग द पीपल टू बिल्ड अवेयरनेस, टू शेप ओपिनियन। लोगों को पता है कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तब मीडिया ऐसे काम करती है ना, तो सिस्टम अच्छे से चलता है। देन सॉलिडेरिटी एंड कॉपरेशन, कि मीडिया ने जैसे कुछ पंजाब फ्लड आए थे एग्जांपल, सो मीडिया ने डिस्प्ले कर दिए कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स, कुछ यूपीआई लिंक्स, कि आप इन पे पेमेंट कर, मतलब इन पे आप चाहें तो डोनेट कर सकते हैं फॉर द विक्टिम्स ऑफ द फ्लड। ये उनकी जॉब नहीं थी, ये उनकी ड्यूटी नहीं थी, बट इससे एक वैल्यू जो है इनकलकेट लोगों में भी होती है। जब वो देखते हैं कि मीडिया जब इनिशिएटिव लेके कर रही है और उस पर लोग भी कर रहे हैं, तो पीपल गेट इंस्पायर्ड टू डू गुड। देन री इन्फोर्समेंट ऑफ शेयर्ड वैल्यू, डेट 26 जनवरी की परेड होती है, देयर बेसिकली यूनिटी इज सेलिब्रेटेड इन डाइवर्सिटी। तो दैट वैल्यू इज ऑल्सो इनकलकेटेड फ्रॉम मीडिया। आप टीवी पे देखते होंगे अलग अलग स्टेट्स की, अलग अलग उनके ट्रेडिशन और कल्चर की बेसिकली वो झांकियाँ टाइप परेड्स निकलती हैं। तो दैट हेल्प्स अस सेलिब्रेट दिस डाइवर्सिटी इन द यूनिटी, है ना। फिर इट ऑल्सो प्रमोट्स टॉलरेंस, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होते हैं। हालांकि सच में देखा जाए तो 90% या उससे ज़्यादा भी इसके जस्ट अपोजिट होते हैं, बट स्टिल इफ 10% आर प्रमोटिंग टॉलरेंस थ्रू डिबेट्स एंड डिस्कशन, तो कुछ कुछ अच्छे भी होते हैं। सो या दे ऑल्सो इनकलकेट वैल्यूज। देन इट ऑल्सो इनकलकेट साइंटिफिक टेम्पर। जैसे मीडिया जो है फार्मर्स के लिए काफ़ी सारे प्रोग्राम चलाती हैं, दूरदर्शन पे भी आता है। उस प्रोग्राम में फार्मर्स को बताया जाता है कि वेदर पैटर्न अभी कैसा रहेगा, कब आप सही टाइम रहेगा सोइंग के लिए, कब सही टाइम है हार्वेस्टिंग के लिए, फर्टिलाइजर्स कौन से कितने कैसे डालने हैं, तो सारा आपको चीज़ें बताई जाती हैं, फार्मर्स को एडवाइस करती है मीडिया। तो इट बेसिकली हेल्प्स इन inculcating the value of scientific temper. Then it also helps in eradicating stereotype. अब मीडिया में सोशल मीडिया, वेब मीडिया, सब कुछ आता है, सिनेमा भी आता है। तो दंगल जैसी मूवी है जिसमें वो बताया जाता है कि हमारी छोरी छोरियों से कम है क्या, बेसिकली वुमेन एम्पावरमेंट। तो ये एक स्टीरियोटाइप कि भाई क्रिकेटर सिर्फ एक लड़का बनेगा या कुश्ती सिर्फ एक लड़का लड़ेगा, लड़कियों का काम नहीं है, चूल्हा चौका करना चाहिए ना। तो इस स्टीरियोटाइप को इरेडिकेट करने में मीडिया का बहुत रोल होता है। फिर अपहोल्डिंग जस्टिस एंड अकाउंटेबिलिटी, तो ये मीडिया ही थी जिसने 2G स्कैम और बहुत सारे स्कैम्स हैं जिन्हें लोगों के सामने लाया। फिर अभी कुछ दिक्कतें चल रही हैं मीडिया के साथ, कंटेम्प्रेरी फैक्टर्स हैं, कि मीडिया, तीन बहुत मेजर इश्यूज हैं। एक तो ये ऑब्जेक्टिफाई और कॉमेडिफाई करते हैं विमेन को। थर्ड इज
सेकेंड इज इको चैम्बर इफेक्ट कि इट इज स्ट्रेंथनिंग वंस प्रेजुडिस थ्रू बायस्ड मीडिया कवरेज। मान लो एक इंसान था, ही वॉज इनटॉलरेंट टू अ सर्टन कम्युनिटी, और ठीक है सर्टेन कम्युनिटी के अगेंस्ट वो ही वॉज वेरी इंटॉलरेंट, ठीक है। अब मीडिया एक फेक न्यूज़ या एक अनवेरीफाइड न्यूज़ चला देती है अबाउट दिस कम्युनिटीज रॉन्ग डूइंग। ये इंसान उस फेक अनऑथराइज्ड अनवेरीफाइड न्यूज़ को कंज्यूम करता है एंड हिज इंटॉलरेंस इंक्रीजेस। अब हो सकता है ही माइट कमिट समथिंग विच इज़ नॉट एथिकल। तो मीडिया का ये एक इको चैम्बर इफेक्ट इन अ नेगेटिव सेंस, ये एक इशू है। देन इट इज़ प्रायोरिटाइजिंग सेंसेशनलिज्म ओवर पब्लिक इंटरेस्ट। यार आप वो चीज़ सेंसेशनलिज्म कैसे प्रमोट कर रहे हैं? अब ये जो कल्चर ऑफ वायलेंस जो है, जैसे कुछ वेब सीरीज होती हैं गैंग्स ऑफ कुछ देन मिर्ज़ापुर टाइप्स, तो इसमें वायलेंस को कैसे प्रमोट कर रहे हैं, ये तब कितना कूल लग रहा है। इवन इन आई वॉज शॉक्ड जब धुरंधर रिलीज हुई थी, पीपल वर वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम रहमान डकैत। अरे दैट गाय इज अ टेररिस्ट फॉर अस, एंड उनके यहाँ पे भी ही इज अ क्रिमिनल। इन इंडिया तो ही इज अ टेररिस्ट। इन पाकिस्तान जहाँ पे वो उनका एक सिटीजन है, देर ऑल्सो ही इज अ क्रिमिनल, वहाँ भी वो कोई अच्छा इंसान नहीं है। मगर उसकी इतनी अच्छी इमेज दिखाया जा रहा है, उसको इतना ग्लोरीफाई किया जा रहा है, उसको उसके कामों को। तो मतलब अगर ये एक बहुत फेमस कोट है, पॉपुलैरिटी डज नॉट मीन्स राइचियसनेस। अगर पॉपुलैरिटी जिसकी है वही राइट होता, तो भाई जर्मनी में एडोल्फ हिटलर से ज़्यादा पॉपुलर कौन था एक टाइम पे? बट डज दैट मीन्स कि क्या वो सही है? नहीं। तो ये जो गलत चीज़ों को पॉपुलराइज कर रहे हैं, जो प्रायोरिटाइज कर रहे हैं सेंसेशनलिज्म ओवर पब्लिक इंटरेस्ट, ये एक बहुत कंटेम्प्रेरी इशू बन चुका है मीडिया में। एंड ऑब्वियसली देर आर सम मोर इश्यूज जो मैं ज़्यादा लिख नहीं सकता, लाइक corporate takeovers of media houses, compromise and credibility। तो वो सब भी कुछ इश्यूज हैं। अब लीडर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स के भी कुछ रोल होते हैं, जैसे ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी एक वैल्यू है। अब ये हमें लीडर्स या एडमिनिस्ट्रेटर्स से कैसे इनकलकेट कर सकते हैं? गांधी जी का एग्जाम्पल लेते हैं। गांधी जी पेड फॉर द स्टे ऑफ हिज ग्रैंड चिल्ड्रन इन साबरमती आश्रम। अब साबरमती आश्रम तो उनका था ही, मतलब उनकी वाइफ ने पूछा, जब गांधी जी ने बोला कि ग्रैंड चिल्ड्रन को इसका रेंट देना पड़ेगा यहाँ पे रुकने का, तो उनकी वाइफ ने पूछा कि ये तो हमारा आश्रम है। तो बापू रिप्लाइड कि नो, इट इज़ नॉट आवर आश्रम बिकॉज इट इज़ रन बाय पब्लिक फंड। ये लोगों के पैसों से चल रहा है, तो अगर इसमें हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन भी रुकेगा तो ही हैज़ टू पे द रेंट। तो ये हमें एक इंटीग्रिटी की वैल्यू पता चलती है। फिर गांधी जी एक्सपेल्ड हिज ओन सिस्टर बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड्स। हुआ क्या था कि someone from a I think someone from a lower caste, so Gandhi ji and that person from a lower caste, they were eating together. So Gandhi ji की sister आई and Gandhi ji told him to sit and eat together. अब she denied it. Then Gandhi ji asked her कि आप क्यों नहीं बैठ रहे? तो she said कि मैं उस इंसान के साथ जो शायद एक लोअर बैकग्राउंड या मे बी जो भी डिस्क्रिमिनेटिंग फैक्टर था वहाँ से बिलोंग करता है, तो मैं उसके साथ नहीं खाना खा सकती हूँ बैठ के। सो फॉर दैट मैटर गांधी जी एक्सपेल्ड हिज सिस्टर फ्रॉम द आश्रम, बिकॉज वो इस चीज़ के बहुत अगेंस्ट है एंड ही डिड नॉट प्रमोटेड दैट थिंग, एंड his integrity was so high and his honesty and the sense of giving justice was too high कि वो अपने घर वालों में भी कभी उन्होंने वो चीज़ नहीं सोची कि मेरे घर का इंसान है तो इस पे वो लॉ या वो रूल या वो वैल्यूज़ नहीं इम्प्लीमेंट होती या नहीं लागू होती जो सब पे होती हैं। सो ही वॉज वेरी न्यूट्रल, वेरी अनबायस्ड। देन टॉलरेंस, गांधी जी लर्न टॉलरेंस फ्रॉम हिज वाइफ, तो एंड ऑल्सो अहिंसा। सो गांधी जी अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि व्हेन गांधी जी मतलब गांधी जी कोई चीज़ कस्तूरबा जी को बोला करते थे, तो ही यूज टू पुश हिज ही यूज टू बेसिकली पुश हिज डिसीजन ऑन हर, मतलब वो अपने डिसीजंस को बेसिकली उन पे थोपना चाहते थे, थोपना चाह मतलब थोपने की कोशिश किया करते थे। एंड व्हाट कस्तूरबा जी यूज टू डू, शी यूज टू वेरी फर्मली डिक्लाइन देम, डिनाई देम। एंड इस चीज़ से गांधी जी ने एक बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की वैल्यू अपनी वाइफ से सीखी और अहिंसा की भी, कि हाउ वेरी फर्मली थिंग्स कैन बी डिनाइड, थिंग्स कैन बी रिजेक्टेड।
विदाउट एनी सीवियर कॉन्सिक्वेंस। तो ये दो वैल्यू है। और गांधी जी की लाइफ से तो बहुत सारी वैल्यू है, आइए देखते हैं। नॉन वायलेंस उन्होंने सीखा, मतलब उन्होंने सिखाया हमें, नॉट जस्ट इन एक्शन बट ऑल्सो एट लेवल ऑफ थॉट। सिर्फ एक्शन में नहीं, थॉट में भी होना चाहिए। मतलब यू आर नॉट प्रोपोगेटिंग नॉन वायलेंस, यू आर नॉट प्रोपोगेटिंग वायलेंस इन पब्लिक, लेकिन अगर आप सोच भी रहे हो कि मुझे तो मौका मिलता तो इसे मारता मैं पकड़ के, सो दैट इज़ रॉन्ग बेसिकली। तो एक्शन में नहीं, एट लेवल ऑफ थॉट भी होना चाहिए। तभी तो देखो ना, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट चल रहा था, चौरी चौरा का इंसिडेंस हुआ, गांधी जी ने उसे विड्रॉ कर लिया 1921। देन फॉरगिवनेस, गांधी जी कहते थे हेट द सिन नॉट द सिनर। अब इससे ये मत समझिएगा कि पनिशमेंट ही नहीं देनी है। अगर सिन को हेट करना है, सिनर को नहीं हेट करना है, तो मर्डरर को आप छोड़ दो खाली, ऐसा भी नहीं है। वो कहते थे कि पनिश करो, बट पनिशमेंट शुड बी फॉर द मोटिव ऑफ रिहैबिलिटेशन एंड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ हेट्रेड। कि इस इंसान ने चोरी की, मान लो ये इंसान है, इसने एक दुकान पे चोरी की, तो इसकी चोरी को आप हेट करें, ना कि इसको हेट करें। और इसको आप पनिशमेंट दें, इस तो इसलिए दें कि वो रिहैबिलिटेट हो पाए, उसको सुधारने के लिए दें। हो सकता है इसने इस दुकान से चोरी करी थी, इसको भूख लग रही थी इसलिए इसने यहाँ से खाना चुराया, है ना। तो आप इसको रिहैबिलिटेशन दें, ना कि इसने चुराया तो इसको हम रिग्रेसिव प्रिजन में ही भेज दिया जाए, वैसा नहीं करना है। नेल्सन मंडेला इज ऑल्सो एग्जाम्पल। उन्होंने कहा था, आई वुड हैव स्टिल बीन इन प्रिजन इफ आई वुड हैव नॉट फॉरगिवन। तो फॉरगिवनेस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वैल्यू, और ये गांधी जी और नेल्सन मंडेला हमें दोनों से सीखने को मिलती है। स्वराज, नाउ व्हाट इज स्वराज? स्वराज इज किसी भी चीज़ पे राज करना। अब ये पॉलिटिकल और इकोनॉमिक मीनिंग तो इसको आपको पता ही है। इंडिविजुअल में क्या है? इंडिविजुअल में स्व मीन्स व्हाट? स्व इज मी, माई सेल्फ, आई। तो स्व और स्व पे राज, दैट इज रूल योर ओन डिजायर्स, नॉट गेट रूल्ड बाय योर डिजायर्स, बट रूल योर डिजायर्स। इसमें देर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल कि जैसे अगर आज मेरा मन हो रहा है, सपोज देर इज़ अ पर्सन, उसका मन हो रहा है यार आज मैं छुट्टी ले लेता हूँ, आई विल टेक अ लीव फ्रॉम वर्क। और इसमें कोई मेडिकल कंडीशन नहीं है या कोई भी रीज़न नहीं है, सिर्फ उसकी एक आलस कह सकते हैं, या जो भी स्टेट ऑफ कंफर्ट है जिसमें वो नहीं चाह रहा आज काम करना। तो उसकी डिज़ायर है कि ठीक है आज घर बैठते हैं, नेटफ्लिक्स एंड चिल करेंगे। मगर अब एक इंसान हो सकता है जो यहाँ पे शायद हॉलीडे ले ले, और एक इंसान ऐसा भी हो सकता है जो हॉलीडे नहीं ले। वो गए कि ठीक है भाई, मेरे पास हॉलीडे है, मेरे पास एक पेड लीव है, मैं इसको अवेल करूँगा, मगर आज तो नहीं ही करूँगा, क्योंकि आज ऐसी कोई इमरजेंसी आई नहीं है। तो डू नॉट गेट रूल्ड बाय योर डिज़ायर्स, रूल योर डिज़ायर्स एज पर योर डिज़ायर। ये कोट है। तो डू नॉट गेट रूल्ड बाय योर डिज़ायर, डू नॉट गेट कंट्रोल्ड बाय इट, है ना। देन जस्टिस, तो गांधी जी कहते थे रैदर देन living rather than being party to injustice and being followed by all people, stay with justice and be alone। वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब वेरी पावरफुल लाइन। देन उनका तलिस्मान जो है वो भी ऑल्सो टॉक्स अबाउट जस्टिस। तलिस्मान में वो क्या कहते हैं कि व्हेन यू आर इन अ पोजीशन ऑफ डिसीजन मेकिंग, तो हाउ टू असेस और हाउ टू जज कि आप में कुछ अहंकार तो नहीं आ गया या आपका डिसीजन ठीक है या नहीं है। सो ही यूज्ड टू से कि जो लाइन में आखिरी बंदा खड़ा है ना, द पर्सन लास्ट इन द लाइन, द पर्सन ऑन द लास्ट माइल, आपका यहाँ से लिया हुआ डिसीजन उस सबसे वल्नरेबल और उस सबसे एंड लाइन वाले बंदे पे क्या इम्पैक्ट करेगा, सिर्फ उसके बारे में सोचना। एंड इफ़ आपको लगे कि ये उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, देन योर डिसीजन इज़ राइट। और अगर आपको लगे कि ये सफ़र कर जाएगा आपके डिसीजन से, देन यू नो व्हाट टू डू। सो जस्टिस की वैल्यू, की जस्टिस, आप फॉर एग्जांपल आप दिल्ली में बैठे हैं, दिस इज़ रफली इंडियाज़ मैप, बहुत गंदा है, मतलब मैंने बहुत गंदा बनाया है मैप, तो हमारा बहुत अच्छा है। आप दिल्ली में अगर बैठ के डिसीजन ले रहे हैं, तो आपका डिसीजन इस इंसान के बारे में भी सोचना चाहिए जो शायद अरुणाचल प्रदेश के एकदम कोई बॉर्डर स्टेट पे है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए, ना सिर्फ इत्ते में सीमित होना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट गांधी तलिस्मान टॉक्स अबाउट। देन कंपैशन की स्टोरी देते हैं कि द स्टोरी ऑफ गांधी एंड धोती। अब गांधी जी प्रमोटेड खादी,
देन गांधी जी वॉज गोइंग इन अ ट्रेन, वहाँ पे उन्होंने देखा इंडियन सब सूट में पहने, सूट में घूम रहे थे. ही आस्क्ड देम कि यार व्हाई यू आर नॉट प्रमोटिंग इन स्वदेशी. तो दे सेड कि इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव. तो गांधी जी सेड कि ठीक है, खादी एक्सपेंसिव है ना, आई विल वेयर अ धोती. एंड देन ही इंस्पायर्ड पीपल टू वेयर अ धोती. इसमें एक और एग्जांपल था कि एक विमेन अपने बच्चे को गांधी जी के पास लेके आती है एंड वो बच्चा बहुत गुड़ खाता है. तो दैट विमेन टेल्स गांधी जी कि आप इसको समझाइए कि ये गुड़ ना खाया करें. सो गांधी जी से कि अभी जाओ, एक हफ्ते बाद लेके आना. सो 1 वीक लेटर दे कम. एक हफ्ते बाद गांधी जी इसको बोलते हैं कि गुड़ कम खाया करो बच्चे को. सो द मदर ऑफ दैट किड आस्क गांधी जी कि बापू, दिस यू कुड हैव टोल्ड अस अर्लियर ऑल्सो, व्हाई यू टुक सो मच टाइम. सो देन गांधी जी टेल्स कि मैं खुद नहीं खाता था, तो मैं आपको कैसे बता सकता हूँ. तो मैंने अभी खुद कम करा है खाना, इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ. तो एक हफ्ते से गांधी जी फर्स्ट हिमसेल्फ left that jaggery and then told that kid. Then Sarvodaya, that is the upliftment of all wala principle. Then means and end theory given by Gandhiji, that take care of the mean and the ends will take care of itself. Then the principle of trusteeship, that is जब भूदान वाला जो उन्होंने concept दिया था कि that holder of excess resources are not its owner and the resource are not the owners of the resource but the trustees of the resource. और अगर जिसके पास भी एक्सेस है, आप प्लीज़ उसको डोनेट करें. आई थिंक इंडिया में तो इसकी ज़रूरत आज भी है. यू सी द गिनी कोएफिशिएंट इंडेक्स कितना हाई है, कितना वेल्थ और इनकम कंसंट्रेशन है टॉप 1% में. सो दैट इज स्टिल रेलिवेंट टुडे. Okay, I think so that's it for today. In the next lecture, we will covering on words from this topic, seven deadly sins as per Mahatma Gandhi.